हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे कि सर बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। तो बच्चों लेट नहीं हो रहा है, आपको सारे सब्जेक्ट फोकस करने हैं। और आज हम लेके आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट, जो कि बेस्ट वन शॉट होने वाला है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो इससे बाहर एनडीए के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आप इसको एक बार ये पूरा लेक्चर करोगे, फिर उसका जो आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे भी आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अब बच्चों हम संकल्प सीरीज़ के अंदर हैं, ठीक है। हमारी संकल्प सीरीज़ चल रही है, जो कि हमने संकल्प लिया था और वो संकल्प हम पूरा करने के होशो हवास में हैं और वो पूरा करेंगे ही करेंगे। आपका बताइए कि पढ़ाई कैसी चल रही है, आप संकल्प सीरीज़ से जुड़े हुए हो, उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि चैनल पे रोज़ लेक्चर्स आ ही रहे हैं। तो चलो बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए, बातें तो होती रहेंगी हमारी, ठीक। हम आज पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम खड़े हैं A4S सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे एनडीए के लिए, ठीक है। और आज संकल्प सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब लगभग सारे टॉपिक्स ही कवर किए जाएंगे, मतलब कंप्लीट सिलेबस होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ छूटा जाएगा, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए एग्जाम में। चलो बच्चों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो हम उसको शो करते हैं आई से, और वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किस रेट से, यानी कि एक सेकंड की अगर बात करें, हम छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम ले लें, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ करंट कहते हैं। यही बच्चों हमारे पास वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या इसको हम जनरली क्या भी लिखते हैं? Q/T भी लिखते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं जो कि अब जब आप क्लास 12 पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पे लिखा जाता है क्या? आई इज इक्वल टू dQ/dt, ठीक है। आई इज इक्वल टू dQ/dt। अगर Q की वैल्यू आपको टाइम के रूप में दे, जैसे t² + 2t + 1, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके मान लो आपसे बोल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 2 पे आपको क्या निकालना है? करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू d/dt। आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है, t² + 2t + 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2t + 2, ठीक है। ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 6 आएगा। t² + 2t + 1, 2t + 2, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा 6 एम्पियर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कभी आपको आई दे देता है, किसके फॉर्म में? मान लो आपके आई दे दिया t² + 2, ऐसे दे दिया आई आपको, ठीक है। इसको देते 3t² + 2। मैंने कहा ठीक है। अब आपको यहाँ से कभी कभी चार्ज निकालने के बोल देगा, तो चार्ज निकालने को बोलेगा तो dQ इक्वल हो जाता है क्या? I/dt आपका। मैंने कहा ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा? यहाँ से आपका चार्ज फ्लो निकल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बन सकते हैं बच्चों। अब मेन बात है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट तो ये है हमारे पास, ठीक है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम या Q/T। लेकिन अगर मैं रियल बात करूं, इसका यूनिट क्या है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट एक हिसाब से तो हमारे पास क्या होना चाहिए? चार्ज का हमारे पास होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड यूनिट होनी चाहिए। लेकिन कूलम पर सेकंड यूनिट नहीं होती है। यूनिट हमारी क्या होती है? यूनिट हमारी बच्चों होती है एम्पियर। क्या होती है यूनिट? एम्पियर होती है हमारी यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसको मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, Q/T होता है, और यूनिट इसकी क्या होती है? एम्पियर होती है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये तो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जाएंगे अगर एनडीए में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं तो बेसिक्स क्वेश्चन तो आपको चार्ज और टाइम की वैल्यू देगा, और हो सकता है आपसे करंट की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है करंट और टाइम की वैल्यू दे दे और आपसे चार्ज कितना फ्लो होगा वो पूछ लिया जाए, जो कि पहले पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आपको करंट एंड टाइम की वैल्यू दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? चार्ज कितना फ्लो किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यही क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में कुछ ज्यादा खास है नहीं, हमने जो भी था वो हमने बता दिया आपको। अब बच्चों जो मेन चीज आती है वो आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या आती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में के चक्कर में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ आपका एक कंडक्टर ले लूँ, क्या ले लूँ? एक कंडक्टर ले लूँ। थोड़ा सा बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, बिना बेसिक के आपको समझ में नहीं आएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक चीज तो आती है मीन फ्री पाथ। क्या आता है? मीन फ्री पाथ।
एंड एक चीज आती है रिलैक्सेशन टाइम। क्या आता है बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं और कंप्लीट सिलेबस करा के जाएंगे, ठीक है। मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बच्चों, मीन फ्री पाथ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी कहीं इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, ऐसे रैंडम टाइप के मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अब ये रैंडम मोशन करते रहते हैं तो इसका मतलब ये भाई ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा रैंडम मोशन कर रहा है तो खाली खेत है और वहाँ पे वो घूमता रहे, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे एटम्स हैं भाई, और सब एटम्स में इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपस में टकराते भी रहेंगे, क्या करेंगे? टकराते भी रहेंगे। जब आपस में टकराते रहेंगे, ठीक है, आपस में टकराते रहेंगे, इनका कोलिजन होता रहेगा, ये चीज समझ में आएगी, कोलिजन होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया अगर आप ऐसे मोशन करते रहो, ठीक है, आपको इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, कंडक्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, मान लो आपको इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। अब पता चला कि इसी में तुम इधर ऐसे ऐसे मूव करते रहो, इसी में ऐसे ही मूव कर रहे हो, ठीक है, तो जो चीज आपको यहां पहुंचना चाहिए आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, यानी कि आपका जो मोशन है वो क्या है? मिसगाइडेड मोशन है। क्या है? मिसगाइडेड है, ठीक है। आपका मोशन क्या है? मिसगाइडेड है, या इसको कह सकते हैं डायरेक्शनलेस है। क्या है? डायरेक्शनलेस है भैया। आपका जो मोशन है ये डायरेक्शनलेस है। अब मोशन अगर डायरेक्शनलेस है तो भैया क्या होगा? सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी, यानी कि इसका कोई फायदा नहीं है और इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज समझाऊं आपको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज समझाऊं कि हम क्या करते हैं कि जिससे हमें क्या, हम मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आती है, तो मान लो बच्चों पहले हमारा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहाँ से ऐसे मोशन कर रहा था, ठीक है, और फिर यहाँ पहुँच जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पहुँच जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? हमने यहाँ पे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोशन तो करेगा ऐसा रैंडम मोशन, लेकिन इस बार थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। जहां पहले आके रुकता था अब थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों? थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, नहीं तो बच्चों के कमेंट्स आएंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सब पता है बच्चों, लेकिन कोई ना, ठीक है। मैंने कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके यहां तक गया था, ठीक है, मान लो यहां पे गया। मैंने कहा ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने कहा कि अब हमने क्या लगा दिया है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेगा, ठीक है, मान लो ऐसे मोशन किया और इस बार कहीं यहां जाके आया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो गया है? ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया है? ड्रिफ्ट हो गया, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं कि ड्रिफ्ट, और इसके साथ जो वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसकी भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। होती क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखने के पहले मैं थोड़ा यहाँ पे चीजें साफ कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी भी है, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब ये चीजें तो मैं बेसिक समझा रहा था बच्चों आपको, लेकिन अब स्टार्ट होने जा रहा है मेन खेल। मैंने कहा ठीक है, मेन खेल क्या है? मैंने कहा जो मेन खेल है ये हमारे पास क्या है? मान लो कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है। यहाँ पे एक होता है मीन फ्री पाथ और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। मैंने कहा कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अंदर लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, क्या करते हैं? कोलिजन होता रहता है। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, कोलिजन तो होता ही रहेगा। तो जब कोलिजन होता रहता है, मान लो अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैं अभी कोलाइड किया, ठीक है, अब कोलाइड जस्ट किया हूं, इसके बाद, ठीक है, अगले कोलिजन से पहले मान लो ये इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट कोलाइड किया है, ठीक है, क्या किया है? जस्ट कोलाइड ही किया है। अब अगला कोलिजन इसका इसके साथ होगा। किसके साथ? इसके साथ होगा। मैंने कहा ठीक है, अगले कोलिजन इसके साथ होगा। अब अगले कोलिजन के पहले जो टाइम लगेगा, ठीक है, इस कोलिजन में और अगला कोलिजन होने वाला है, मतलब कि जो ये कोलिजन हुआ है और अगला कोलिजन जो होगा उसके बीच में जो टाइम है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अरे भैया अभी कोलाइड किया मैं, फिर अगला कोलिजन करूंगा तो इसके बीच में मैंने रिलैक्स तो किया ना, तो रिलैक्स किया तो उसी को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये जो पाथ है इसे कहते हैं फ्री पाथ। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। और सारे फ्री पाथ का एवरेज ले लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। और इसको हम शो करते हैं किससे? लैम्डा से। और इसको शो करते हैं किससे? टाउ से। किससे शो करते हैं? टाउ से शो करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ हो गया। अब जो हमें पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होती है, जो आती है वो क्या आती है? ई टाउ बाई 2m, ठीक है, ई टाउ बाई
2m। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये कहाँ से आया, ठीक है, तो ये आने का भी तरीका होता है भैया, हमें लगानी पड़ती है क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन मैं उसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। फिर वहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के, तो वो चीज़ें आती है। ये आ जाता है आपका क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई 2m। और हमारे पास बच्चों एक चीज होती है कि मतलब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ई टाउ बाई 2m। टाउ हमारा क्या है, टाउ हमारा है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। लो बच्चों बता ही देता हूं, नहीं तो आप सोचोगे कि क्या ही चीजें चल रही, ठीक है। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या होता है, मास, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब देखो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई, ई टाउ बाई 2m। मैंने कहा ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो करंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो होता है I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। क्या होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। एन क्या होता है, एन आपका जो होता है ये होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज या चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री चार्ज हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, स्मॉल एन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ई क्या होता है, ए क्या होता है, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे मैं बी डी की वैल्यू उठा के अगर रख दूं तो ये हो जाएगा एन इंटू ई इंटू ए इंटू बी डी। हमारे पास क्या बच्चों, ई टाउ बाई 2m। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर इंटू एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ इंटू ई बाई 2m। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, या पोटेंशियल अपॉन लेंथ, या इसी को लिखते हैं ना कि ई इक्वल टू डी बी बाई डी आर, क्या ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, या इक्वल टू ई इक्वल टू बी बाई एल। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चों में पुट करूँ तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ इंटू बी अपॉन 2ml। मैंने कहा ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि I इक्वल टू क्या आ गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ बी अपॉन 2ml। मैंने कहा ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँ, ये B हमारे पास तो है ही, और I इसके नीचे ले आता हूँ, क्या करता हूँ, B अपॉन I, तो ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ। मैंने कहा ठीक है। क्या आ गया, B अपॉन I इक्वल टू क्या आ गया, 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास क्या आ गया, B अपॉन I इक्वल टू 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आ गया। मैंने कहा ठीक है। अब भैया हमें पता है कि B अपॉन I, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, B इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये आपका जो B अपॉन I है एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और एक कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। अब देख लेते हैं B अपॉन I हमारे पास तो दे ही रखा है, ठीक है, देखते हैं ये कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारे पास जो B अपॉन I आया है यहाँ पे, ये क्या आया है 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, क्या आया है एन ई स्क्वायर ए टाउ। मैंने कहा ठीक है। अब देखो बच्चा, 2 तो आपका कांस्टेंट है ही, m भी आपका कांस्टेंट है, मतलब मास तो कांस्टेंट होता है, l आपका जो आपका कंडक्टर का लेंथ है वो भी कांस्टेंट ही होगा, n नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट ही होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट, मतलब चेंज तो हो नहीं रहा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होता है, यानी कि ये भी हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो बाई ओम्स लॉ ये क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ इसको लिख सकते हैं कि B अपॉन I इज इक्वल टू क्या आ गया, R आ गया। हमारे पास ये बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास होता है ओम्स लॉ। क्या होता है, ओम्स लॉ। अब यहाँ से हमें तो ये पता चल गया कि B अपॉन I इज इक्वल टू 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ से हमें मेन चीज़ें निकालनी क्या है, जो चीज़ें हमारे लिए निकल के आई, ठीक है, उसको अगले पेज पे लिखूँ, ठीक है। अगर मैं उसको अगले पेज पे लिखूँ तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, B अपॉन I इज इक्वल टू 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। मैंने कहा ठीक है। ये B अपॉन I इज इक्वल टू R भी होता है, तो हमारे पास जो R निकल के आया बच्चों वो क्या निकल के आया, 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर एनडीए में तो बेसिक क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ा रहे हो आप इतना सारा,
ठीक है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं हमारे जैसे कि मतलब सर का प्रॉमिस भी है ना A4 सब पे कि हम अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा के जा सकते ना कि मतलब 10th लेवल का पढ़ा के चले जाएं, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, B=IR ग्राफ बना के चले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा ही करके जाना है कि मतलब सारी चीज़ें आपको बता के, यानी क्लास 12 पास आउट हो भाई, तो ये सब चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए। तो इतना पढ़ के जाओ ना कि जब वो पेपर भी बना रहे हो तो आपको पता हो कि भाई इतना तो आता है ना कि पेपर देख के ही सॉल्व करके आ जाऊँगा, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों को ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं, तो उनको भी ऐसे ही कराते हैं, उनको भी ऐसे ही कराते हैं, आपको भी ऐसे ही करा रहे हैं। कहते नहीं कि सब लोग कहीं से कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि चीज़ें मतलब उतनी पूरी चीज़ें कंटेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे पास कंटेंट पूरा ही दिया जाएगा। चलो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो R = हमारे पास क्या आ गया, 2ml/ne² टाउ। मैंने कहा ठीक है। अब देखो भैया, हमें एक चीज़ और पता है कि R = हमारे पास क्या होता है, ρL/a। क्या होता है, ρL/a। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, R = 2m/ne² टाउ इंटू L/a, यही तो है, ठीक है। अब देखो R = ρL/a है, यानी मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास 2m/ne² टाउ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। तो क्या हो जाएगा, 2m/ne² टाउ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आया, वो क्या आया, रेजिस्टेंस 2ml/ne² टाउ है। क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया 2ml/ne² टाउ है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ गया। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसपे हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना है हमारा जो बच्चों, एक बार फिर से मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। हमारे पास जो R आया वो क्या आया, 2ml/ne² टाउ, ठीक है। और R = हमारे पास क्या होता है, ρL/a होता है। रो हमारा कितना आ गया, 2m/ne² टाउ, ठीक। अगर मैं इधर बात करूं क्या चीज, कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर इसकी बात करूं तो रेजिस्टेंस भैया 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या डिपेंड करता है, R = ρL/a है, ठीक है। तो L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ पे कंडक्टर के डिपेंड करता है। दूसरा हमारा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। तीसरा बच्चों हमारा किस पे डिपेंड करता है, तीसरा हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, जो कि आपको रेजिस्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखा है ना, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या होता है, चौथा हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर बच्चों में बात करो रेजिस्टिविटी की, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी तो केवल 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे, 2 चीज़ों पे। पहला तो हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है बच्चों, ठीक है। और दूसरा हमारा किस पे डिपेंड करती है, दूसरा हमारा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी केवल 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे हमारा डिपेंड करती है। और फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों। अब देखते हैं, ठीक है, हमारे पास तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास बचा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इफेक्ट, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर, ठीक है, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो भैया जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, और ठीक है। और यही चीज रेजिस्टिविटी के लिए होता है, ρ = ρ0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें हैं क्या, जब भैया आप टेम्परेचर चेंज करते हो, क्या चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपका R है ये क्या है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात सोचो, अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ, मैंने कहा कि आपके पास टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर था, और इनिशियल टेम्परेचर पे जो आपका रेजिस्टेंस था वो मान लो R0 था, ठीक है।
और आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो क्या, उस पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, उस पर रेजिस्टेंस आपका हो गया आर। ठीक है, पहले एक टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर कुछ था, मान लो 20-30 डिग्री कुछ भी था, तो उस पर रेजिस्टेंस आपका वायर का कितना था, आर नॉट था। फिर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका मान लो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है, आर हो गया। और ये जो आपके पास अगर मैं बात करूं कि आर आपका क्या है, आर आपका है फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एट टेम्परेचर टी फाइनल, ठीक है। आर नॉट आपका क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर पे आपका आर नॉट है, फाइनल टेम्परेचर पे आपका क्या है भैया, वो आर है। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पास अल्फा क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट है आपका, ठीक है। और हमारे पास क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मैंने कहा ठीक है, तो डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। सेम ऐसे रो आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी एट फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। और आर नॉट, रो नॉट आपका क्या है, रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, ये होता है हमारे पास। और अल्फा यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ही होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये ऐसे आपका क्या, टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है। आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि अगर कंडक्टर्स की बात करें, क्या बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, तो कंडक्टर्स में जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, कंडक्टर्स में अगर आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है बच्चों। ये चीजें आपके पास होती है। मैंने कहा ठीक है। अब एक चीज हमारे पास आती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हमें क्या देखना है, हमें यहां पे देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज, ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखूं ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, तो आई थिंक मैंने ओम्स लॉ आपको क्या बताया है, बी इक्वल टू आई आर, क्या बताया है, बी इक्वल टू आई आर। अब ये बी इक्वल टू आई आर सब आपको बता देंगे कि मतलब ऐसे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन होता कैसे रियल में, मैं ये चीजें बात करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y क्या होता है आपका, y एक्सिस होता है, क्या होता है, y एक्सिस होता है। m क्या होता है आपका, स्लोप होता है। x क्या होता है, x एक्सिस होता है, ठीक है। c क्या होता है आपका, इंटरसेप्ट होता है। क्या बच्चों, इंटरसेप्ट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ बनता है, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट ये सब आता है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, या इधर हमारे पास क्या y एक्सिस हो जाती है, इधर क्या हो जाती है, x एक्सिस हो जाती है। अब इसको मैं अगर यहाँ पे कंपेयर करूं, तो अगर इसको यहाँ पे मैं जीरो लिख दूं, क्या लिख दूं, जीरो लिख दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो हो जाएगा b इक्वल टू आई आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई आर। अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस पे क्या करूं, y एक्सिस पे b को प्लॉट करूं, ठीक है, और x एक्सिस पे i को प्लॉट करूं, किसको प्लॉट करूं, i को, ठीक है, किस पे, x एक्सिस पे। मैंने कहा ठीक है, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, m। तो हमारे पास r यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अरे भैया y इक्वल टू क्या, m x से कंपेयर कर लो ना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा ये कर दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इतना समझदार तो हो गए ही आई थिंक। अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो भाई, आप तो नहीं कंफ्यूज हो रहे ना। x एक्सिस पे i कर दिया, y एक्सिस पे b कर दिया, तो r हमारा क्या हो गया, स्लोप ही हो गया ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप। यानी आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ये क्या, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। कहां पास कर रही है स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। b इक्वल टू आई आर था, इसको y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर किया और ओरिजिन से पास कर रही है। मैंने कहा ठीक है।
अगर यहाँ पे मैं स्लोप देखूँ, ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक, और मैं कोई वोल्ट करंट ले लेता हूँ, किसी पॉइंट पे करंट की वैल्यू ले लेता हूँ I1, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इस ड्यूरेशन में वोल्टेज कितना था, ठीक है, यहाँ पे मैं जीरो मानता हूँ, कितना मानता हूँ, जीरो, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज माना V1 था, मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ, क्या निकालूँ, स्लोप, देखो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालने जाऊँ कैसे निकलेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं स्लोप निकालूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप tan थीटा ही होता है ना, तो tan थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा क्या हो जाएगा, ये मतलब परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी b1 माइनस जीरो अपॉन I1 माइनस जीरो, यानी हमारे पास स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू b1 बाई I1, और b बाई आई क्या होता है भैया, b बाई आई हमारा क्या होता है, r होता है, क्या होता है, r। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी आई कर्व गिव्स अज रेजिस्टेंस, हमें क्या देता है भैया, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। अब आई बी कर्व बन जाएगा तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्लोप बी आई कर्व का क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि स्लोप अगर बी आई कर्व का है, हमारे पास बी आई ग्राफ है, तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी हो गया, हमारे पास ये चीजें भी पता चल गई कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का भी इफेक्ट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर को कंबाइन करने के लिए हम केवल दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक हमारे पास क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, मैंने कहा ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने कहा कि यहां आपके पास दो रजिस्टर्स आपने लगा रखे हैं, कैसे, हाथ, मतलब एक हाथ इसने पकड़ रखा है, एक हाथ इसने पकड़ रखा है, तो इसको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे आपने एक सेल लगाया है या बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी है, ठीक है, क्या है, बी है, मैंने कहा सही है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। अब ये बी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस बी है, यानी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाएगा, तभी करंट फ्लो करेगा। मैंने कहा सही है। कैसे होगा भैया, मैंने कहा कि इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B1 है, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, B2 है। मैंने कहा ठीक है। और ये हमारे पास जो B होगा भैया, क्या होगा, B होगा वो B1 प्लस B2 होगा। अरे नेट पोटेंशियल डिफरेंस किस में टूट गया, B1 B2 में टूट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यही तो होगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। मैंने कहा सही है। अब B1 की बात करूं, मान लो यहाँ पे करंट कितना फ्लो किया, I करंट, तो यहाँ पे भी I करंट जाएगा। और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं करंट इन सीरीज रिमेन सेम, ठीक है। करंट क्या रहता है, सीरीज में सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बना लूं, क्या बना लूं, देखो मैंने कहा कि ये तो हमारे पास क्या है, जब रेजिस्टेंस अलग अलग लगे हुए हैं, यानी R1 R2 अभी कंबाइन नहीं है, ठीक है। अगर इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लूं कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट, यानी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। उस रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला, R इक्विवेलेंट। ये बी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से I करंट निकलेगा और यहाँ पे I करंट जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब हमें पता है कि B इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बच्चों, B1 प्लस B2। मैंने कहा ठीक है। अब B1 हमारे पास क्या हो जाएगा, B इक्वल टू IR होता है, तो B1 हमारे पास हो जाएगा I R1 प्लस B2 क्या हो जाएगा, I R2। भैया करंट तो सेम ही है ना, और B यहाँ से B निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से I कॉमन ले लोगे तो ये I R इक्विवेलेंट है, ये हो जाएगा I कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। I से I आपका कट जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कितने भी सारे रेजिस्टेंस लगा लो, मान लो 4-5 रेजिस्टेंस लगा लो, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में, कैसे,
सिंपली उनको ऐड कर दो तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि भैया आपने 4 रेजिस्टेंस लगा रखा है, मतलब 2 2 2 4 2 2 ओम के 4 ओम रेजिस्टेंस लगा रखे, उसकी जगह पे एक 8 ओम का रेजिस्टेंस उठा के लगा सकते हो। ये चीज होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? तो वो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो हमारे पास अगर पैरेलल की बात करूं तो मैंने 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा दिया। क्या लगा दिया? 2 रेजिस्टेंस को पैरेलली ऐड कर दिया, ठीक है। और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया? बी वोल्ट का ही लगाया। क्या लगाया? बी वोल्ट का। ये हमारे पास क्या है? R1 है और ये R2 है। अब इस बार मजेदार बात क्या होगी? मजेदार बात यह होगी कि भैया दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट लगा लूं, ठीक है, कि हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गई, यानी इक्विवेलेंट रजिस्टर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, क्या है? बी है, और ये क्या इतना आ गया? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या बात करूँ भैया, कि जो आपका करंट निकला आई, ठीक है, क्या निकला? आई करंट निकला। अब यहाँ पे इस जंक्शन पे इसको 2 पार्ट में टूटना है, तो मैंने कहा I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कि आई करंट निकला है तो आई करंट ही जाएगा सब में, ठीक है, आई करंट ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर एक हिसाब से देखूं तो भैया ये जो आई है ये क्या है? I1 प्लस I2, ठीक है, क्या है? I1 प्लस I2 में टूट गया है, यानी I1 को और I2 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट करंट आ जाएगा। अगर I की बात करूं वहां से तो I इक्वल टू क्या होता है? B बाई आर। B इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? B बाई आर, यानी B बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 हमारे पास कितना है बच्चों? I1 हमारे पास है, हो जाएगा B1, मतलब B1 क्या? B बाई R1। अरे भैया B ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, तो B बाई R1 प्लस B I2 क्या हो जाएगा? B बाई R2। यहाँ से B कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। भैया ये हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो कुछ चीजें बता दे रहा हूं यहाँ पे कि सेल्स क्या होते हैं। तो भैया हमारे पास जो सेल्स होते हैं, सेल को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, क्या दिखाया जाता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल होता है। कई सारे सेल्स अगर मिलके बन जाएं, ठीक है, अगर मान लो ऐसे कई सारे सेल्स को मिला के बना दो, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें बोलते हैं बैटरी, ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, बैटरी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक सेल है, ऐसे सेल है, ठीक है, तो ये सेल करता क्या है? ठीक है, ये सेल क्या करता है? तो सेल हमें क्या करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्जेस। क्या करता है? चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लो अगर हमारा सेल है, यहां पे एक बात कर लूं कि हमारा एक सेल है, मान लो ऐसे, ठीक है, एक सर्किट में कनेक्टेड है ऐसे, तो यहां पे अगर चार्जेस निकले, चार्जेस यहां गए और चार्जेस फिर यहां आ गए, तो होता क्या है? चार्जेस बैटरी से निकलता है और बैटरी से एनर्जी लेके निकलता है और रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर में एनर्जी खर्च कर देता है। क्या कर देता है? मतलब चार्ज जो होता है बैटरी से एनर्जी लेके निकलता है, यहाँ से निकलता है और रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर में एनर्जी खर्च कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी लाइटें जल रही, तो ये भी एक रजिस्टर है, यहाँ पे चार्ज आके अपनी एनर्जी खर्च कर दे रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च कर देता है। फिर बैटरी के पास आता, कहता है मेरे पास तो एनर्जी खत्म हो गई, अब फिर से मुझे एनर्जी दो, तो बैटरी फिर से इन्हें एनर्जी देती है और फिर ये जाके रजिस्टर में खर्च कर देते हैं। तो यही काम यहाँ पे चलता रहता है। क्या करता है? काम यही चलता रहता है। तो वही लिखा है कि बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज, सेल्स प्रोवाइड एनर्जी टू द चार्ज, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। दे डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। वो चार्ज नहीं प्रोड्यूस करते भैया, वो क्या करते? बस एनर्जी प्रोवाइड करते। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि भैया ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं या बैटरी होती है, क्या करते हैं? चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चीज होती है हमारे पास सेल्स के बारे में। अब सेल्स के बारे में क्या होता है? इसके अंदर एक हमारे पास क्या होता है? ईएमएफ होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास होता है। तो सेल्स के पास हमारे क्या होता है? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो हमारा सेल होता है ये कुछ ऐसे भी दिखता है। कैसे दिखता है? यानी हमारे पास जो सेल है कुछ ऐसे दिखता है। इसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको स्मॉल आर से शो करते हैं और इसका ईएमएफ क्या शो करता है? ई से। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या? टर्मिनल वोल्टेज का या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे क्या है, एक सेल है जिसके अंदर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, देखो मैंने कहा कि हमारे पास ये ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या है, आर है। मैंने कहा ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। मैंने कहा सही है बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, मैंने कहा कि मान लो ये हमारे पास क्या है, हायर पोटेंशियल है, क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बी ए है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बी है, पोटेंशियल बी है। मैंने कहा ठीक है, अगर मान लो इधर करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, करंट इधर से आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, मैं मान लो मैं इसके अपोजिट चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, बी ए है, माइनस यहाँ पे सबसे पहले मतलब हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है, बड़ा डंडा आ गया है, तो माइनस लगाएंगे, और इसका जो वोल्टेज है ई है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो भैया, करंट इधर से आ रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। करंट क्या, करंट यहाँ पे लिख लो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। कहां से फ्लो करता है, हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। भाई मैं देख लो, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, बच्चे को समझ नहीं पाएंगे। मैं चल इधर रहा हूं, क्या मैं सर्किट में चल इधर रहा हूं, तो मैं यहां पे था, यहां पे पोटेंशियल कितना था, बी ए था, मैंने लिख दिया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है, तो एक चीज लिख लो कि जब बैटरी क्या है, बैटरी क्या मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल आए, इसको मैं जनरली क्लास में क्या बताता हूं कि आपके पास क्या बड़ा मतलब क्या कहते हैं, अरे एक सेकंड, बड़ा वाला टर्मिनल आ जाए, ठीक है, तो उस पर क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, मतलब इसको नेगेटिव कर देते हैं। अगर छोटा वाला टर्मिनल आ जाए, यानी कि स्मॉल टर्मिनल आ जाए, यानी माइनस वाला आ जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। ये चीज मैं करता हूं। मैंने कहा बी ए माइनस ई। अब देखो करंट तो इधर से इधर फ्लो आ रहा है, ठीक है, करंट क्या आ रहा है, इधर से इधर फ्लो आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो भैया यहां से हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी हमारा वोल्टेज क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। भैया हमारा क्या हो जाएगा, आई आर, क्योंकि खुद से देखो हमें पता है कि करंट हमारा क्या पॉजिटिव से मतलब क्या हायर से लोअर बढ़ता है, तो हायर वाला तो ये होगा, लोअर वाला ये होगा, लेकिन हम जा कहाँ रहे, इधर से इधर, यानी कि लोअर से हायर जा रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल तो बढ़ेगा ना। तो बी ए माइनस ई प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बी बी, ठीक है, यहां पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। अब बी ए माइनस बी बी, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है बी ए माइनस बी बी, जो है ये है टर्मिनल वोल्टेज, क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, इसको बी से भी लिखते हैं। जो हमारे पास बैटरी में जैसे ये लिखा रहता है, बैटरी ये दिखाती है बी, तो ये हमारा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज ही होता है। क्या होता है भैया, टर्मिनल वोल्टेज ही होता है। तो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज बी आता है वो क्या आता है, ई माइनस आई आर। क्या आता है बच्चों, ई माइनस आई आर आता है। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास बी क्या आता है, ई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मैंने कहा सही है। अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, इसके बाद हमारे पास दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब सेल्स को भी दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है देखते हैं वो भी। मैंने कहा सेल्स को भी दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। मैंने कहा ठीक है, सीरीज में कैसे करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे। मैंने कहा कि अगर पहले सीरीज की बात करें तो मान लो हमारे पास सीरीज में ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। एक बार इसको यहां मैं नहीं बनाता हूं, देखो मैंने कहा कि ऐसे है, ठीक है। मान लो इसका E1 है, इसका क्या है E2 है, इसका E3 है, इसका क्या है E4 है, और यहाँ पे मैं सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, R1 है, R2 है, R3 है, और क्या है R4 है। मैंने कहा ठीक है, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, क्या आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ, वो क्या आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है। ऐसा सिंपली ऐड कर दो। और जो आपके पास R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मैंने कहा ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इक्विवेलेंट। अगर ईएमएफ निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैं दूसरा बात करूं पैरेलल की, किसकी बात करूं, पैरेलल की, ठीक है। यानी मान लो आपके पास दो सेल्स थे, एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे सेल था, दोनों को आपने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसका E1 है, इसका R1 है, ये E2, ये R2, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन
1/R1 प्लस 1/R2, तो कुछ ऐसा निकलता है, ठीक है। और आपके पास जो 1/R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये तो आपका ऐसे निकल के आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकल के आएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे ऐसे निकल के आएगा। बहुत सारे लोग कभी को सोचेंगे कि सर E2 तो आपने ऐसे कनेक्ट किया, मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, नेगेटिव पहले कर दूं, तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस ले लेना भैया, क्या लेना, माइनस ले लेना, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन मत लेके आना, माइनस ले लेना उसके साथ, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सर्किट थ्योरी, ठीक है। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्किट थ्योरी क्या होती है। अगर मैं सर्किट थ्योरी की बात करूँ, ठीक है, कि सर्किट थ्योरी, तो जनरली इसमें हमें क्या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना होता है। अब ये सर्किट देख के आपको परेशानी हो गई होगी कि सर ये कौन सी सर्किट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी बहुत ईजी है, 20 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड में भी इसको सॉल्व करा दूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। आ जाओ बच्चों देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, देखो हमसे यहाँ बोला सर्किट थ्योरी में बात करनी है, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है जो चीज़ अभी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। हमसे यहाँ पे बोला है कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, सारे रजिस्टर में करंट फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे रजिस्टर में करंट फाइंड करना है, तो सारे रजिस्टर्स में करंट फाइंड करना है। अगर मान लो हमारे पास कोई रजिस्टर ऐसे है, ठीक है, कोई रजिस्टर ऐसे है, और अगर यहाँ पे हमें मान लो 10 वोल्ट मिल गया, यहाँ पे 2 वोल्ट मिल गया, और इसका रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ, I = B/R, B क्या हो जाएगा 10 - 2 8/2 यानी कि 4, तो ऐसे आराम से निकाल सकता हूँ। तो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉसेस में क्या लिख देता हूँ, पोटेंशियल ले लेता हूँ, कि सारे रेजिस्टेंस के पास उनके एंड्स पे पोटेंशियल क्या है वो लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कितना मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया। मैंने कहा इधर से यहाँ चलना स्टार्ट किया, कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं पड़ा, तो यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। क्यों भाई, क्योंकि 0 वोल्ट से चला तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप ना हुआ, ना तो कोई पोटेंशियल गेन हुआ, तो 0 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है, फिर यहाँ से इधर भी चला, कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 0 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है, तो इधर तो सारे 0 वोल्ट है, सारे पॉइंट्स में मुझे पोटेंशियल लिखना है। मैंने कहा 0 वोल्ट यहाँ चला, अब यहाँ पे एक सेल आ गया जिसका पोटेंशियल क्या है, 2 वोल्ट, और सबसे पहले हमें क्या मिला है, बड़ा टर्मिनल मिला है। अगर बड़ा टर्मिनल मिला है तो हमारे पास क्या होता है, 0 में से 2 माइनस कर देंगे, मैंने बताया था ना, बड़ा टर्मिनल माइनस कर देना, तो 0 - 2 यानी क्या हो जाएगा, -2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 वोल्ट आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ से मतलब -2 आ गया, इधर भी जाओगे, अब इधर रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ से 0 वोल्ट से यहाँ चले, सबसे पहले हमें छोटा डंडा मिला, यानी कि छोटा टर्मिनल मिला, तो छोटा टर्मिनल अगर मिला तो 0 + 12, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये 0 वोल्ट है, इधर आगे नहीं जा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस है, ये 0 है, इधर आगे जा सकते हैं, तो छोटा डंडा मिला यानी छोटा टर्मिनल मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, 0 + 2 यानी 2 वोल्ट हो जाएगा। ये 12 वोल्ट है, इधर पे छोटा बड़ा डंडा मिला यानी माइनस करेंगे, 12 - 6, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। मैंने कहा ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ हो गया, अब 12 और यहाँ पे प्लस, मतलब छोटा डंडा मिला तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा। अब सारे रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस आई थिंक मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले इसको इसके अक्रॉस निकालते हैं, तो भैया 12 वोल्ट है और -2 वोल्ट है, यानी कि हाइयर से लोअर फ्लो करेगा, तो 12 - -2 अपॉन 2, अरे I = क्या होता है भैया, B/R, तो B यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 - -2, ठीक है, अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/2, यानी कि कितना, 7 एम्पियर। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ पे निकालोगे इस रेजिस्टेंस में, तो ये हमारे पास कितना है, 16 वोल्ट है, ये 0 है, और ये कितना है, 2, तो I = हो जाएगा B/R, यानी कितना हो जाएगा, 16 - 0 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हमारे पास हो जाएगा। इसमें कितना करंट आ जाएगा, 8 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, इसका हायर पोटेंशियल 6 है, लोअर पोटेंशियल कितना है, 2 है, तो I = क्या होता है, B/R, B कितना हो जाएगा, 6 - 2, ठीक है, अपॉन 2 हमारे पास हो जाएगा रेजिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें हमारा कितना आया, इसमें हमारा 8 एम्पियर आया है, ठीक है, इधर हमारा कितना आया है, 7 एम्पियर आया है, इसमें हमारा कितना आया है, यहाँ हमारे पास 2 एम्पियर आया है बच्चों, ठीक है। तो सब में रेजिस्टेंस में करंट निकल गए, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में करंट निकल गए, तो ऐसे ही करना था। एक अगला क्वेश्चन करके और दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे भी निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे ना मानो तो यहाँ पे मैंने मान लिया क्या, 0 वोल्ट मान लिया। क्या मान लिया, 0 वोल्ट। अब इधर से यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे सबसे पहले छोटा डंडा मिला, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 2, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जा नहीं सकते हैं, यहाँ से 0 से फिर चलना क्या, पहले छोटा डंडा मिला यानी 0 + 10, छोटा डंडा मिलेगा तो प्लस करेंगे, बड़ा डंडा मिलेगा तो माइनस करेंगे, 0 + 10 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा,
10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 वोल्ट है तो यानी कि मतलब यहाँ भी 10 वोल्ट है। अब ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे क्या छोटा डंडा मिला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 वोल्ट हो जाएगा। और ये 0 वोल्ट है तो इसको इधर भी 0 वोल्ट लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सारे रेजिस्टेंसेज में करंट निकालने हैं। तो इस रेजिस्टेंस में अगर निकालोगे तो कैसे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 14 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 7 एम्पियर हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें भैया 7 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास। मैंने कहा ठीक है। इसमें निकालोगे तो ये क्या है 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4 एम्पियर। इसमें कितना आ जाएगा 4 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो भैया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, तो ये चीज़ें आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। 45 मिनट का लेक्चर हो चुका है और चलिए बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है किरचॉफ्स रूल, ठीक है। क्या आती है किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स रूल की सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी, एक क्वेश्चन और करा दूंगा तो जिससे आपको क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है किरचॉफ्स करंट रूल। क्या आता है किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है, जिसको हम केसीएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं केसीएल भी कहते हैं। केसीएल क्या कहता है, सिंपल सी बात समझा देता हूं। मैंने कहा कि एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जंक्शन है, ठीक है। कहाँ है जंक्शन है, जहां पे इनकमिंग वायर्स और आउटगोइंग वायर्स हैं, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये हमारे पास 3 इनकमिंग वायर्स 4 इनकमिंग वायर्स हैं। मान लो ये I1 करंट आ रहा है, इसमें क्या I2 करंट आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है I3 करंट आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है I4 करंट आ रहा है। और मान लो यहाँ से 2 वायर्स बाहर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं 2 वायर्स बाहर जा रहे हैं I5 और I6। अब भैया जितना करंट अंदर आएगा क्या आएगा, जितना करंट अंदर आएगा इस जंक्शन पे आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा। इस जंक्शन पे जितना करंट आएगा इस जंक्शन पे जितना करंट आएगा भैया उतना ही तो बाहर जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये जंक्शन थोड़ा करंट खा जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इतना करंट अंदर आया उतना ही बाहर जाएगा, यानी कि I5 प्लस I6। तो ये हमारा क्या होता है भैया किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है, ठीक है। यानी चार्ज क्या होते हैं कंजर्व होते हैं, चार्जेस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होते हैं। और इसी को चीज़ को क्या कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी कि जितना एक जंक्शन पे करंट आएगा उतना ही जंक्शन से बाहर भी करंट जाएगा। तो यही चीज़ मैंने लिखा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 करंट आया और बाहर कितना गया I5 प्लस I6, ये आपके पास करंट बाहर गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, ठीक है, कहता है अक्रॉस अ लूप आप अगर किसी लूप में घूमते हो तो जो समेशन है यानी कि आप ऐड करोगे किसको डेल्टा बी को, वो क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का सबका सम कर दोगे तो क्या आएगा वो 0 आएगा। मैंने कहा कैसे, मान लो आपके पास क्या है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है बैटरी है, ठीक। मैंने कहा ठीक है। ये आपके पास क्या है R है, ये आपके पास क्या है E है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे करंट मान लो I फ्लो कर रहा है, ये आपके पास क्या है R है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि यहाँ से अगर चलूँ मैं, यहाँ पे क्या है BA है, ठीक है। मान लो ये BA पॉइंट मान लिया, तो BA मान लो ऐसे घूम रहा हूँ लूप में, कैसे घूम रहा हूँ ऐसे घूम रहा हूँ, तो BA और यहाँ पे करंट जाएगा, ठीक है, माइनस IR, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तुम्हारा टर्मिनल मतलब क्या हो जाएगा घट जाएगा। मैंने कहा ठीक है BA माइनस IR और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस IR और क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्लस E इक्वल टू क्या आ जाओगे BA के इक्वल आ जाओगे, ठीक है। BA के इक्वल आ जाओगे तो यानी कि ये 0 ही होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे भी कुछ कर सकते हो, यानी कि अक्रॉस अ लूप अगर किसी लूप में घूमते हो तो हमारे पास जो समेशन है यानी कि जो ऐड करोगे पोटेंशियल डिफरेंस को वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जिसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना साहब, हाँ आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे हमें दे रखा है 6 ओम, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 9 ओम दे रखा है, यहाँ पे 5 ओम दे रखा है, यहाँ पे 4 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे क्या है A है और यहाँ पे क्या है B है। मैंने कहा ठीक है। देखो मैंने कहा कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। मैंने कहा ठीक है। तो BA पे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है BA, मैंने कहा सही है। और फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट भी इधर ही जा रहा है, क्या जा रहा है 2 एम्पियर करंट भी इधर जा रहा है और यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये होगा। एक बार फिर से मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव करंट भी होगा, ठीक है। तो BA
-6 × 2। अब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया, यानी बड़ा टर्मिनल आ गया, तो ये हो जाएगा क्या, -12। और फिर करंट यहाँ पे कितना जाएगा, 2 एम्पेयर ही जाएगा, तो 2 × 9, -2 × 9। अब यहाँ पे बैटरी का क्या छोटा टर्मिनल आ गया है, ठीक है, छोटा टर्मिनल आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, +4 और फिर -2 × 5 और क्या आ जाएगा, BB आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, VB के इक्वल आ जाएगा। मैंने कहा सही है। तो BA -12 -12 -18 +4 -10 = BB। मैंने कहा सही है। BB को इधर ले आओ, तो BA - BB तो क्या हो जाएगा, -12 -12 -24 -18 +4 -10 = 0। मैंने कहा ठीक है। तो BA - BB आपके पास कितना हो जाएगा, ये 24 42 और हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 38 और 48 कितना हो जाएगा, 48 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, वो कितना आ जाएगा, 48 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी आप ऐसे भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, तो ये भी इससे आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब इसका हमारे पास क्या दे रखा है, बीट स्टोन ब्रिज दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, बीट स्टोन ब्रिज दे रखा है। अब बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एक ऐसे ब्रिज दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ब्रिज दे रखा है। ठीक है, ऐसे दे रखा है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, या इसको मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस भी यहाँ पे एक कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये R1 है, ये आपका क्या है, R2 है, ये R3 है, ये क्या है, R4 है। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास गैल्वेनोमीटर कैसे बताओगे, ठीक है, कैसे मानोगे गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे एक आता है बैलेंस्ड कंडीशन। क्या आता है, बैलेंस्ड कंडीशन। अगर आपको बैलेंस्ड कंडीशन चेक करना है, क्या चेक करना है, बैलेंस्ड कंडीशन चेक करना है, तो बैलेंस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सामने वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। R1 × R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 × R3। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये और ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जो बीट स्टोन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस कंडीशन में। किसमें, बैलेंस कंडीशन में है। और जब बैलेंस कंडीशन में बीट स्टोन ब्रिज होता है, तो इस वाले आर्म को आप हटा सकते हो, इस वाले आर्म को आप हटा सकते हो। तो जब इस वाले आर्म को हटा दोगे, तो हमारे पास ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज आ जाएंगे, किसमें, ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, ये सीरीज, मतलब ये क्या कहते हैं, हाँ सीरीज में आ जाएंगे। और ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। और बाद में इनको सीरीज में सॉल्व करने के बाद ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा देखो कैसे, मैंने कहा कि आपके पास एक बीट स्टोन ब्रिज है, ऐसे ऐसे है बीट स्टोन ब्रिज आपके पास, ठीक है, ऐसे है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैंने कहा ये 6 है और ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, और ये 2 ओम है, कितना है, 2 ओम है। मैंने कहा 6 × 5 क्या है, 6 × 5 = 10 × 3, ठीक है, यानी कि बैलेंस कंडीशन है। क्या है, बैलेंस कंडीशन है, ठीक है, बैलेंस कंडीशन। मैंने कहा सही है। अगर बैलेंस कंडीशन बच्चों, तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। अब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले सॉल्व करना मुश्किल था, ठीक है, पहले क्या था, पहले सॉल्व करना मुश्किल था। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। ये दोनों कितने में आ जाएंगे, 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों फिर पैरेलल में आ जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8, 16 × 8 / 16 + 8। ये आप सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये होता है बीट स्टोन ब्रिज, और इसको कुछ ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब आता है बच्चों हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट। तो हमारे पास एक चीज होता है, क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारे पास क्या होता है कि भैया अगर मान लो हमारे पास कोई रजिस्टर ऐसे है, ठीक है, क्या है, रजिस्टर ऐसे है, रजिस्टर है, इसमें आप करंट फ्लो कराओगे। क्या कराओगे, करंट फ्लो कराओगे, मान लो टी टाइम के लिए। किसके लिए, टी टाइम के लिए। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगा I² RT। क्या होगा, H = I² RT, ठीक है, यानी हीट क्या होगा, I² RT होगा। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ। क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। यानी अगर रेजिस्टेंस में चार्जेस फ्लो करते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, या करंट फ्लो करते रहेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। और वो हीट क्या होता है, H = I² RT। ये भी एक हिसाब से एनर्जी भी होती है। क्या, एनर्जी ही होती है, क्या होती है, एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट क्या आती है, जूल्स ही आती है। तो ये हमारे पास क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें
तो हमें पता है कि हमारे पास जो बैटरी होती है, मान लो हमारे पास कोई ऐसे बैटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर Q चार्ज आया है तो बैटरी इसको कितनी एनर्जी देती है, वो देती है QB, ठीक है, क्या देती है, QB। यानी ऐसा हम जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा, B इंटू क्यू, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, एनर्जी जो होती है ये भी होती है, ठीक है, मैंने कहा सही है। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन यहाँ पे हमारे पास कितना है, वर्क डन हमारे पास है बच्चों B इंटू क्यू बाई टी। अब Q बाई टी आपका क्या होता है, करंट होता है, मैंने आपको बताया है। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आई, क्या आ गया बच्चों, पावर इज इक्वल टू बी आई आपके पास आ जाता है। मैंने कहा ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आई। अब अगर मैं B इज इक्वल टू आई आर पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, B इज इक्वल टू आई आर, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा B की जगह क्या पुट कर दूं, आई आर इंटू आई, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा हमारे पास पावर का दूसरा फॉर्मूला। पहला क्या है, पावर इज इक्वल टू बी आई, दूसरा क्या है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर मैं यहाँ पे हमारे पास पावर इज इक्वल टू बी आई दे रखा है, आई इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, बी बाई आर पुट कर दूं, आई इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, बी बाई आर, तो पावर क्या हो जाएगा, बी इंटू बी बाई आर, यानी पावर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर। हमारे पास पावर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास है, पावर इज इक्वल टू बी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर हमारे पास हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, जो कि आपको याद रखने होते हैं, ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, तीन फॉर्मूले आपके पास पावर के होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो पावर की यूनिट होती है क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है, क्या होती है, वॉट होती है। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ, क्या बताऊँ, कि मैंने बताया कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। पावर क्या होता है, बी इंटू आई इंटू टी, यानी बी आई टी, ठीक है। अब देखो, पावर इंटू टाइम है, यानी एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलो, मतलब क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट क्या है, वॉट, क्या है, वॉट है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम की क्या, सेकंड, यानी कुछ ऐसे यूनिट हो जाएगी, बोलो। और एनर्जी की यूनिट हमको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी की यूनिट को क्या बोलते हैं भैया, जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल को बोलते हैं, ठीक है। तो पावर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू आई इंटू टी, और बी की जगह पे आई आर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और एनर्जी का एक फॉर्मूला और हो सकता है क्या, बी इंटू आई इंटू टी तो होता है, ठीक है, तो बी की जगह पे बी इंटू ऐसे इंटू क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन आर इंटू टी। तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर बाई आर टी, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है। अब एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है, पावर की यूनिट क्या है, वॉट है, ठीक है। हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है, और पावर की यूनिट क्या है, वॉट है, यानी वॉट भी क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, यही तो होता है। मैंने कहा ठीक है, आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल, ठीक है। 1 किलो वॉट आर, अब 1 किलो वॉट आर को ही आप क्या कहते हैं, 1 यूनिट, जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है, ठीक है, यूनिट वाइज जो बिजली का बिल आता है उसी को क्या कहते हैं, 1 किलो वाट आर कहते हैं। 1 किलो वाट और आर को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1000 किलो वाट, किलो मतलब ये हो जाएगा ना, वॉट इंटू आवर को अगर सेकंड में करेंगे, ठीक है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि एक घंटे में कितना, 60 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो घंटे, एक आवर को हमने क्या किया, 60 इंटू 60 सेकेंड लिख दिया, ठीक है, 1 आवर। और 1 किलो वाट, किलो मतलब 1000 होता है, तो 1000 वाट। अब इसको क्या लिख सकते हैं भैया, 1000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू वॉट सेकेंड, ठीक है। अब ये इसको लिख सकते हैं क्या, 3 2 5 36 इंटू 10 टू पावर 5। और वॉट क्या होता है हमारे पास, जूल पर सेकेंड, तो इंटू सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड से कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, यानी 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये एनडीए में क्वेश्चन भी आ चुका है कि 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, तो होता है आपके पास 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर कितना, जिसका वोल्टेज कितना है, B1 आपको दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, और पावर आपको कितना दे रखा है, 80 वाट दे रखा है,
ठीक है। कह रहा है कि जब इसको हम ऑपरेट करते हैं किस पे, B2 इक्वल टू 110 वोल्ट पे, तो इसका पावर रेटिंग क्या होगा ये हमें बताना है। अब कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर बाई आर। यहां से अगर मैं निकालूं, और रेजिस्टेंस तो दोनों में सेम ही होगा ना भाई, बल्ब का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो पावर यानी हमारे पास रेजिस्टेंस निकालो तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर B1 स्क्वायर बाई P1। B1 कितना है 220 इंटू 220 अपॉन P1 कितना है 80 है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 11, 2 2 जा 110, 55। आर कितना आ गया 55 इंटू 11 कितना आ गया भैया 55 इंटू 11। अब यहाँ पे पावर निकाल सकते हैं, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 स्क्वायर बाई आर। B2 कितना है 110 इंटू 110 अपॉन आर कितना है 55 इंटू 11, ये हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 11 5 2, और ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 इंटू 2 यानी 20 वॉट। हमारे पास P2 कितना आ जाएगा भैया 20 वॉट आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने P इक्वल टू B स्क्वायर बाई आर लगाया। सबसे पहले हमें B और P दे रखा है, R निकाला और R की वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या निकाल लिया, पावर निकाल लिया। तो ये क्वेश्चंस कुछ आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट खत्म होता है, ठीक है। आप एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन शॉट खत्म होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप आपको मजा आया होगा, और एक बार आप PYQ प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। एक बार PYQ प्रैक्टिस करके देखना आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग कवर कराने की कोशिश करी है। तो आपको एक बार बस अब PYQ प्रैक्टिस करना है, देखना कि आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे और सारी चीज़ें डाउट सुनेंगे। लेकिन अगर बच्चों में देखता हूँ कि बच्चे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब या तो अभी भाई शायद आप उस फेज़ में आए नहीं हो, या हमारे वर्क को नोटिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर कर रहे हो नोटिस तो यार एक बार रिस्पॉन्ड करना, बताना कि सर कैसी, मतलब भैया भी कैसी लगी वीडियो, सर कैसी लगी वीडियो, आप मेहनत कर रहे हो, हमें भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो बताना। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट खत्म हो गया, जल्दी नया वन शॉट आता रहेगा। आप पढ़ाई करते रहो और हम सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।